आखिर क्या बात है कि नागपुर शहर के नौजवानों को मुंबई, पुणे, हैदराबाद और दीगर शहरों में जाके जॉब करना पड़ता है। आखिर वो दिन कब आएंगे जब दूसरे शहरों के नौजवान नागपुर शहर में आके जॉब करें। इस वक्त हमारे साथ है ज़ीशान खान साहब। इन्होंने तकरीबन 8 से 10 साल तक नागपुर के बाहर दीगर शहरों में जाके इन्होंने जॉब किया। ज़ीशान खान साहब, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहला सवाल जी, आखिर क्या बात है कि आपको 8 से 10 साल नागपुर शहर के बाहर जाके जॉब करना पड़ा? देखिए, सबसे मेन बेसिकली सैलरी होती है। कोई भी एक जॉब करने के लिए अगर आपको जॉब करना है तो सैलरी डिपेंड करेगी या सैलरी डिसाइड करेगी कि आपको लोकेशन कहाँ होगा। जितना पैसा यहाँ एज अ सैलरी मिलती है, अगर आपको बाहर इतनी सैलरी सेविंग हो रही है तो जाहिर सी बात है आप अपना ख़र्चा सब करके और सेविंग करके उतने पैसे में बाहर अगर एडजस्ट हो रहा है तो आप बाहर जाओगे। और बाहर मतलब क्या, हम नागपुर के बाहर जा रहे हैं, विदर्भ के बाहर जा रहे हैं, कोई अपना स्टेट के बाहर जाते हैं और कोई तो इंडिया के बाहर जाते हैं इसी चीज़ के लिए। तो क्या वजह है कि नागपुर में पे स्केल कम मिलता है इन कंपैरिजन? देखिए, सबसे पहली बात है इंडस्ट्री का कम होना। जितनी कम इंडस्ट्री रहेगी उतनी डिमांड आपकी कम रहेगी, क्योंकि रोल चेंज होंगे नहीं। ज़्यादा कंपनी रही तो लोग चेंज होते हैं। आज यहाँ 10,000 मिल रहा है, कहीं 12,000 पे कोई दूसरी कंपनी में वैकेंसी निकली, वो वहाँ चला गया, फिर यहाँ पर 10,000 की वैकेंसी निकली, अब कोई 10,000 का बंदा नहीं मिला तो 11,000 में ले लिए उनको। तो इस तरीके से चेंज ओवर तब होता है जब इंडस्ट्री ज़्यादा हो। हमारे विदर्भ में और नागपुर में स्पेशली 2 MIDC है, एक हिंगना MIDC, एक बुट्टीबोरी MIDC। इसके अलावा नहीं है, जिससे क्या होता है कि यहाँ लिमिटेड है और एक बार जो जॉब पे लग गया तो वो चेंज करना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका घर आसपास ही है, तो वो एक कंफर्ट जोन में भी आ जाता है। तो एक रीज़न वो भी है। दूसरा ये भी है कि सैलरी जो पे स्केल होता है कि वो एक बार मिलना चालू हो गया, अगर वो 1 साल के बाद वो सैलरी 500 रुपये भी बढ़ा रहा है, अगर ओनर या कंपनी 500 रुपये भी बढ़ा रही है तो लोग उसमें सेटिस्फाइड हैं। ठीक है। बाहर क्या होता है, जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा रही तो वहाँ 10,000 का इंसान सामने वाला 2,000 बढ़ाता है, 3,000 बढ़ाता है, 20% 30% का हाइक जब मिलता है तो लोग चेंज ओवर ज़्यादा करते हैं। तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री अगर विदर्भ में रहेगी या हमारे नागपुर में रहेगी उतना ज़्यादा चेंज ओवर होगा। चेंज ओवर से जॉब ज़्यादा निकलेंगे और सैलरी ज़्यादा मिलेगी, तो फिर लोग जाहिर सी बात है कि यहीं जॉब करेंगे। ये मिहान नाम का जो प्रोजेक्ट है, इससे काफ़ी उम्मीदें थी हमारे नागपुर वासियों को, लेकिन अफसोस की बात है आज भी अगर से एग्जैक्ट आंकड़े देखे जाए तो तकरीबन 40 से 45 हज़ार ही नौजवान वहाँ जॉब करते हैं। अभी अक्टूबर 2021 में नितिन गडकरी साहब ने एक बयान दिया था कि 2024 तक 1 लाख युवाओं को हम मिहान में जॉब देंगे। तो क्या लगता है सर, आने वाले 1 साल के बाद में 1 लाख युवाओं को जॉब मिल पाएंगी मिहान में? इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक्चुअली जब 1999 या 2000 के करीब जब मैं 8th-9th में था तो उस टाइम पे जब मिहान का आया था, मिहान नाम आया था मार्केट में कि मिहान होने वाला है, तो उस टाइम पे हमको हमारे टीचर ये बोलते थे कि मिहान एक ऐसा प्रोजेक्ट नागपुर में आएगा, एक हब आएगा जिसमें इतनी वैकेंसी निकलेगी तो तुमको नागपुर छोड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हमको अच्छा लगा कि ऐसा कुछ है, हमारा मतलब गवर्नमेंट इस तरीके से कर रही है कि बस यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करो और पढ़ाई के हिसाब से आपको जॉब अपने ही नागपुर में मिल जाएगा। बट 12th हुआ, 10th हुआ, 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, देन पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया, उसके बाद भी नागपुर में मिहान जैसी कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाई। इवन आज भी मिहान सिर्फ लोगों को नाम मालूम है, एरिया मालूम है कि मिहान एरिया है, लेकिन मिहान है क्या, क्या है क्या नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। सब चीज़ें अटकी हुई है, जिस वजह से लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सबको ग्रोथ पसंद है। आज आपको 20,000 मिल रही है, कल 25,000 मिलने के लिए आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है, आप जाएंगे। 25 का 50 अगर मिलने के लिए आपको स्टेट छोड़ना पड़े, विदर्भ या अपना महाराष्ट्र छोड़ना पड़े, तो आप छोड़ोगे, क्योंकि आपको अपनी ग्रोथ भी ज़रूरी करनी है। कई लोग उससे ज़्यादा कमाने के लिए अब्रॉड भी जाते हैं।
तो यही वजह है कि नहीं आ पाया नागपुर में मिहान, जिस वजह से लोग बाहर जा रहे हैं, पूना, मुंबई, बेंगलोर, जहाँ भी उनको जॉब मिल रही है। सिर्फ यही एक स्पेसिफाइड लोकेशन नहीं है, लोग एनसीआर भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं। तो इस तरीके से हैं। चाहे दिल्ली की बात हो या दीगर शहरों की बात हो, जब आंदोलन करने की बात आती है तो युवा पूरे जोश जज्बे के साथ सड़कों पे उतर आते हैं। लेकिन सर क्या बात है कि नागपुर शहर के युवाओं में वो जोश जज्बा नज़र नहीं आता कि मिहान या दीगर मुद्दों के लिए आवाज़ उठाए। सर आंदोलन तब आप कर पाओगे जब आपके पास बाकी चीज़ें फुल फ्लेज में हो। आपके पास जॉब नहीं है, घर में टेंशन है, पैसा नहीं है, पेट्रोल के लिए आपके पास नहीं है, आंदोलन में जाने के लिए आपके पास टिकट के लिए पैसे नहीं है, बस से भी अगर आप जा रहे हो टिकट के लिए पैसे नहीं है। जाना कितने दूर है यहाँ से? सिर्फ LIC चौक या दीगर कोई भी सर 5 रुपये 10 रुपये की भी तो टिकट होती है ना। अगर वो भी आपकी इनकम सोर्स नहीं हो और आपके पापा की सैलरी सिर्फ इतनी हो कि घर में खाना राशन ही आ सके, इवन यहाँ तक कि कभी अंडे और नॉनवेज बनाने की बारी या पनीर बनाने की भी बारी आई तो वो घर में वो चीज़ का सोच पाना भी मुश्किल है, तो आप ये आंदोलन के लिए नहीं जा पाओगे। तो जब इनके इंसान के पास एक अच्छी इनकम, एक अच्छी चीज़ें, मतलब बाकी चीज़ें बैकग्राउंड की फुल फ्लेज में हो, तो वो इंसान दूसरे कामों के लिए सोच सकता है, डेवलपमेंट के लिए सोच सकता है। इंसान इतना बिजी है यहाँ कमाने खाने में कि मुझे 5 रुपये 10 रुपये या 50 रुपये कहाँ से कमाने मिल जाए। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि जितना नागपुर में सैलरी है वो उतना अगर हम बाहर जाकर सिर्फ सेविंग कर रहे हैं तो हम बाहर जाएंगे। हम मतलब हम जैसे जितने भी युवा हैं, क्योंकि हमको हमारे घर में पहले बैचलर थे, अभी शादी हुई, फिर हमारी बेटी हुई है, तो हमारी माँ की ज़िम्मेदारी है हमारे ऊपर। तो ऐसे सबके ऊपर किसी न किसी के ऊपर ज़िम्मेदारी है। कल फादर थे, किसी के फादर की डेथ हो गई, मम्मी ज़िम्मेदारी पे आ गई, या पापा प्राइवेट में थे, रिटायर्ड हो गए, अब इनकम सोर्स नहीं है, पेंशन बंद है, तो क्या करेगा इंसान? तो वो अपने घर के लिए तो काम करेगा ना। तो इसीलिए नागपुर के लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनके पास इनकम कम है। जहाँ अगर हम नागपुर के लोगों को थोड़ा बहुत इनकम से सपोर्ट करें या कुछ डेवलपमेंट लाएं या कंपनियां आएं जिससे लोगों को जॉब मिले, उसके बाद बेशक देखिए आप, युवाओं में बहुत जोश है, ऐसा नहीं है कि युवाओं में जोश नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि ज़िम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है जो बाकी चीज़ें हर सोशल एक्टिविटी को पीछे खींच लेती है। इवन हम भी नागपुर के ऑलमोस्ट बहुत सारे सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे ग्रेजुएशन करने तक, लेकिन जब जॉब करने के बारे में बात आई और जब हमको दिल्ली NCR में फ़र्स्ट जॉब लगा 2010 में, तो हमें जाना पड़ा। हर सोशल एक्टिविटी, फ्रेंड सर्कल, ये सब चीज़ें अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर वहाँ जाना पड़ा। तो यही वजह है कि सब लोग बिज़ी हैं और आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। और जो आंदोलन कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है या वो बहुत फ्री हैं, कुछ उनको टाइम मिल पा रहा है। सोचते सभी हैं, करते सभी हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए, आप एक कमेंट डालिए, आपको 1 लाख लोग उस पर रिप्लाई देने वाले मिल जाएंगे, तो टाइम ऑलमोस्ट सबके पास है। बट कैसा है कि वो फिज़िकली नहीं आ पाते आंदोलन के लिए जहाँ पर आना है। तो आवाज़ उठाने के लिए तो हमारा पूरा देश युवाओं से भरा हुआ है, और सोशल मीडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। नागपुर शहर के हर्षल बनोदे नाम के एक शख्स है जो कि नागपुर का मुद्दा नाम से इंस्टाग्राम पे एक पेज चला रहे हैं। उनका इंटरव्यू भी हमने अभी अपने चैनल पे अपलोड किया था। तो क्या लगता है सर, हर्षल जैसे युवा का हमें साथ देना चाहिए? बिल्कुल। आज ही मैंने आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू हर्षल जी का इंटरव्यू देखा, तो हर्षल भाई का कॉन्सेप्ट और हर्षल भाई की सोच बहुत अच्छी लगी कि नागपुर के मुद्दे, नागपुर का मुद्दा ही नाम है ना, नागपुर का मुद्दा, बेशक। तो नागपुर का मुद्दा, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि नागपुर का मुद्दा ये मतलब नहीं है कि धर्म जाति के लिए हमने बहुत आ गए रोड पे, सब चीज़ों के लिए, अब सोशल एक्टिविटी के लिए आए। हमें नागपुर को अच्छा करना है, और अच्छा करने में अगर युवाओं साथ में हैं और इसमें पैरेलली हमारे सोशल एक्टिविटिस्ट और पॉलिटिशियन भी सामने आ जाएं, तो नागपुर को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक आखिरी सवाल अभी हम ज़ीशान भाई से पूछेंगे। अगर से नागपुर राजधानी बन जाए, विदर्भ एक अलग राज्य हो और नागपुर उसकी राजधानी हो, तो क्या लगता है आपको, एक बड़ा चेंजेस हम देखेंगे?
बेशक देखेंगे। एक्चुअली मैंने एक मतलब बुद्धिजीवी बोलिए या एक सोशल एक्टिविटी उनसे सुना था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का एक कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने जो क्या बोलेंगे उसको, न्याय व्यवस्था की जब बात करी थी या कंट्रोलिंग सिस्टम की बात करी थी, जिस जैसे हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, पंचायत है, तो जितनी ज़्यादा छोटी होगी, जितनी ज़्यादा कम एरिया की होगी, उतना ही ज़्यादा लोगों की नज़रों में सभी चीज़ें आएगी। अब अगर जितना ज़्यादा बड़ा स्टेट होगा तो एक प्रॉब्लम, छोटे से छोटी प्रॉब्लम एक मुख्यमंत्री या एक सीएम पीएम तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है। ये तो थैंक्स अभी की सोशल मीडिया तक बहुत सारी चीज़ें पहुंच पा रही है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है जो दब जाती है, जो नहीं आ पाती है सामने। तो जितना अगर हमारा विदर्भ अलग हो जाता है तो बेशक क्या होगा कि हमारी छोटी छोटी एक्टिविटी हमारे आमने सामने आएगी। सामने आने से क्या होगा कि वो जल्दी रिजॉल्व होगी, रिजॉल्व होने से डेवलपमेंट होगा। क्योंकि प्रॉब्लम को अगर आप साइड में कर दोगे तो बेशक अगर आप दूसरे कंट्रियों का एग्जाम्पल लेते हो आप, तो दूसरी कंट्रियों ने क्या किया, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं डाले, बस उन्होंने अपने नेगेटिव पॉइंट्स को साइड में हटा दिया और जितने पॉजिटिव पॉइंट थे वो लेकर सामने आ गए और डेवलप्ड हो गए। हमें भी वही करना चाहिए कि जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सब सामने लाइए, बेशक उस पर खुलकर बात करिए, उसको सॉल्व करिए। और भले ही हमारे पॉजिटिव पॉइंट छोटे कम रहेंगे बट पॉजिटिव ही रहेंगे, नेगेटिव बिल्कुल नहीं रहेंगे। हमें नेगेटिव बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे वो करप्शन हो, चाहे बेरोज़गारी, भुखमरी या जो भी चीज़ें हैं, गरीबी हैं, वो भी एक चीज़ है। इस तरीके से बाकी सब चीज़ें जब हम हटा देंगे अपने कम्युनिटी, अपने एरिया, अपने राज्य, अपने देश से, तो हम एक मतलब डेवलप्ड कंट्री के रूप में बेशक उभरेंगे इंशाल्लाह।